सभी को नमस्कार, सुप्रभात। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ते हैं संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 1 से 100 तक के। हमने अपने पिछले क्लासेस के माध्यम से उन सभी का डिटेल किया था। अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत क्या था, 2 के अंतर्गत क्या था, इस प्रकार से हमने 100 तक के अनुच्छेद को हमने देखा। और उनमें प्रारंभिक के कुछ अनुच्छेद थे जिनके हम डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन 36 के बाद जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जहाँ से प्रारंभ होते हैं, उसके बाद हम उन अनुच्छेद को डिटेल में भी पढ़े हुए हैं हमने। तो अनुच्छेद क्या कहता है और क्या क्या उसमें निर्धारित किया गया, लेकिन आज हम उन सभी अनुच्छेद का एक बार रिवाइज करना चाह रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ आए कि इस अनुच्छेद के अंदर क्या है, ये मेमोरी में सेट हो जाए। और यदि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार वॉच करेंगे, देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको 1 से 100 तक के अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम बेस भी क्लियर होगा। और बेसिक यदि एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं तब भी आपको ये बात सामान्य तौर पर याद होना चाहिए। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं, जिसके अंतर्गत संघ के क्षेत्र है। इसके बाद भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता है, और ये 5 से 11 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत क्लियर है। भाग 3 के अंतर्गत है आपके मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 के अंतर्गत है आपके 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसमें प्रेजेंटेशन में लिखना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। और 51 ए के अंतर्गत ये भी ध्यान रखना है, 51 ए के अंतर्गत क्या है, आपके मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत है, 51 ए के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। 52 से स्टार्ट हुई कार्यपालिका, जो 51 का अंतर्गत यानी पूरा जाता है। तो कार्यपालिका के भी अलग अलग खंड भाग है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से 73 तक है। मंत्रिपरिषद 74 से 75 तक है। भारत का महान्यायपति 76 के अंतर्गत है। ये पिछले क्लासेस के वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। सरकारी कार्य का संचालन 77 से 78 है। और संसद, जिसके अंदर लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया, उसकी कार्य प्रणाली, उनके सदस्यों को निर्वाचन हो गया, उनके सदस्यों को जो कि उनकी प्रतिक्रिया भी इसके अंतर्गत आ गई है, जो हमने जस्ट पिछले ही वीडियो के अंतर्गत ये सब चीज़ें पढ़ी थी, समझी थी। तो संसद 79 से 100 तक, और अभी तक हमने 100 तक किया है। कुछ आगे भी इसके अंतर्गत है जिनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत। लेकिन अभी हम 100 तक का जो हमने शतक लगाया है, उसका हम एक बार रिव्यू देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या है, ताकि उन्हें हम भूले नहीं। तो भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर पहला, फर्स्ट, क्या कहता है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो वो 1 के अंतर्गत दिया है। 2 के अंतर्गत क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना 2 के अंतर्गत है। 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमा के नामों में परिवर्तन 3 के अंतर्गत है। 4 के अंतर्गत है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और प्रामाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, वो 4 के अंतर्गत दी गई है। भाग 2 आता है और उसके अंतर्गत है नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरिकता में अनुच्छेद नंबर 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान बना, पाकिस्तान से भारत को प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, और इसी प्रकार पाकिस्तान को प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, यानी जो उद्भव हुआ उनका
व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यदि उनके माता पिता या दादाजी भारत में जन्मे हुए हों और वो के भारत के नागरिक या माता पिता या दादाजी भारत के नागरिक हो। विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वैच्छिक से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 10 के तहत नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखना का प्रावधान अनुच्छेद 10 के अंतर्गत किया। अनुच्छेद नंबर 11 के अंतर्गत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किस प्रकार से किया जाएगा, वो अनुच्छेद नंबर 11। तो नागरिकता है 5 से 11। चलिए इसके बाद आते हैं भाग 3 और उसके अंतर्गत ये हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में 12 के अंतर्गत है परिभाषा और 13 के अंतर्गत उनकी विधियां मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है वो अनुच्छेद नंबर 13 के अंतर्गत है। अब आपका स्टार्ट होता है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समता या समानता का अधिकार जिसको कहते हैं 14 से 18 तक में आपका दिया हुआ है समता, जिसमें 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद नंबर 17 अप्रसिद्धों का अंतर और अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंतर। इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। अगला आता है समता के बाद स्वतंत्रता। स पहले आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी पहले पूरा समता फिर आधा श। ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो उसका रेशियो आपको आ जाएगा किसके बाद कौन सा अनुच्छेद अधिकार दिया है और उसके फिर अनुच्छेद क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट होता 19 से तो 22 तक। अब इसको याद करने का तरीका आप कर सकते हैं, कोई हम शॉर्टकट नहीं बना रहे हैं, इस प्रकार से याद करेंगे तो श यानी पहले पूरा सरोते वाला श, फिर शकर सरोते का आधा श और फिर शकर वाला शश करके आप भी याद कर सकते हैं अभी तक के इसमें। फिर उसमें धर्म जोड़ सकते हैं शेष ध। तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि किसके बाद क्या, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धर्म। तो अनुच्छेद नंबर 19 के तहत वाक की स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष विधि के संबंध में संरक्षण, 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार स्टार्ट है 23 और 24 के अंतर्गत इसको निर्धारित किया गया है। तो मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता भारत के अंतर्गत है। तो अंतकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। और यही कारण है कि भारत के अंतर्गत विदेशी लोग आते हैं, अपना धर्म का बखूबी प्रचार करके चले जाते हैं। यहाँ पर ये संशोधन होना था कि भारतीय धर्म यानी भारत के अंतर्गत जो धर्म है विधि द्वारा मान्य है उन धर्मों का ही प्रचार करें। तो इससे क्या होता है कि अन्य धर्मों के नाम पर जो बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और अपने धर्मों का बोलबाला प्रचार करते हैं। तो हमारे धर्म में, हमारे इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथ में कोई अमान्यता की चीज लिखी तो क्या उसको मान लिया जाएगा? पर धर्म के आधार पर बिल्कुल मान लिया जाएगा। ये भी प्रावधान है, हालांकि प्रावधान है, लेकिन थोड़ा यहाँ इस प्रकार से एक हमारा सजेशन, हम उसको कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन यदि ये निर्धारित कर दिया जाए कि विधि द्वारा निर्धारित जो विधि में मान्य है तो उन धर्म का भारत में मानने के लिए कोई नियम होते हैं कि हाँ हम पहले चेक करेंगे, देखेंगे, इसके बाद इस धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में होगा। और ये लिए अब भी हो सकता है तो करना चाहिए इस प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के आय के बारे में स्वतंत्रता, देयताओं के बारे में स्वतंत्रता। 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। तो ये है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा, तो अब ध के आगे फिर श जोड़ दो तो इसमें आ जाएगा संस्कृति, बाद में है स जोड़ सकते हो आप। तो
क्या हो जाएगा, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति। इस प्रकार से आप इन अनुच्छेदों का शेड्यूल पहले याद रखेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक है ये तो आप बड़े आसानी से रख पाओगे। 2 के अंतर्गत 12 और 13 को छोड़ दीजिए, 14 से स्टार्ट हो जाएगा समता, ठीक है, 14 से 18 तक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 31 तक ये है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें दिया गया है। और 31 के अंदर निरीक्षण संपत्ति का अनिवार्य अर्जन इसमें था, जो हटा दिया गया है। 40 संशोधन के अंतर्गत इसको निरस्त किया गया है, लेकिन उसका अनुक्रमांक डरा हुआ है 31। इसलिए अगला जो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अब आप उसको क्या कर दोगे, संस्कृति के बाद सा कर देना, फिर संवैधानिक हो जाएगा, सा पे विधि लगा देना। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद उसको रख पाओगे। श यानी समता, संस्कृति, फिर श या सो कर सकते हो, उसको शोषण के विरुद्ध ऐसे याद हो जाए, शो, ठीक है। फिर आप ध शोध हो जाए, सरशोध, और सरशोध के बाद आप फिर श लगा सकते हो, इस पर विधि लगा दिए, तो ये हो जाएगा संस्कृति। और शा, तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक अधिकार, यानी सरशोध संसा। बड़ा शॉर्टकट भी बन गया है, ऐसे है सर शोध, अब सरशोध नहीं कहेंगे, शोध संसा आगे इसमें शॉर्ट, ऐसे तो कोई शॉर्ट ट्रिक, बाकी जितने शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसे से याद कर लीजिए। एक्चुअली में सब बेकार की बात है, क्योंकि आपको फुल फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर हमारा जो शॉर्टकट कहने का आशा है कि आप स्टेप बाय याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। फिर बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखेगा कि 14 से 18 के अंतर्गत, 19 से 22 के अंतर्गत, 23-24 के अंतर्गत, है ना, 25, तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से उनको याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो नंबरिंग याद रखना पड़ेगा, फिर आप उसके आधार पर बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये डिटेल में यूपीएससी वगैरह में तो आपको फिर पूरा पता होना चाहिए कि उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है क्या नहीं है। चलिए, तो अनुच्छेद नंबर 32 पर आ जाते हैं हम। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है। 32 एलिएशन है। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्तियां इसमें हैं। 34 के अंतर्गत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निर्भर किया जाएगा। 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये 32 से 35 तक के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी उनका मूल उनको लागू करने की विधियां इसके अंतर्गत है। ये था भाग 3। भाग 4 के अंतर्गत है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। एक सुदृढ़ विकासशील से विकसित राज्य को बनाने के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो राज्य करेगा, उसके लिए नीति निर्देशक तत्वों का समायोजन किया गया संविधान के अंतर्गत। वो है 36 से 51 और 51A 51A या उसको कहते हैं। इसके अंतर्गत है मूल कर्तव्यों का समायोजन। तो 36 क्या कहता है, उसकी परिभाषा। इस भाग में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है, ये हमने पढ़ा भी था। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना 37 कहता है। 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 क कहता है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान इसमें दिया गया। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोवैचिक दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि। 43 क है उद्योगों के लिए प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्भोगों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसके बाद आता है 47 क्या कहता है? पोषक आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इस प्रकार से पोषित हो, हर जन सुखी, निरोगी और स्वस्थ और भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना जाए, जैसा पद्धति यहाँ पर राज्य के अंतर्गत रहे। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं तो सरकारी चीज़ को देख करके तोड़ने फोड़ने की बड़ी आदत पड़ी हुई रहती है। जैसे एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे कुत्ता बैठा हुआ है तो बेचारे को ज़बरदस्ती पत्थर मारते हैं, बोले मज़े आते हैं। तो ऐसे मज़े वाले लोग इन सरकारी संसाधनों पर, जब भी कोई आंदोलन होता है, आंदोलन उग्र होता है, आपने देखा होगा भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे असामाजिक तत्व कहा जाता है, सामाजिक नहीं है। तो क्या करते हैं, यदि किसी की गाड़ी खड़ी है तो उसको जला देंगे, सरकारी वाहन है तो उसको तो तुरंत जला देंगे। तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि उनका कैसे संरक्षण हो, राज्य उन चीज़ों को बचा सकता है 49 के अंतर्गत। 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 5 के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत है कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो अनुच्छेद नंबर 52। ऐसे देखा जाए तो ये 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक जाता है। यहाँ पर 73 ये पुराना है, क्योंकि हमने सिर्फ 73 तक पढ़ाया था, तब का ही डेटा है ना। तो इसको ऐसा नहीं मानना 52 से, हालांकि ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रपति उनकी कार्यप्रणाली 73 तक जाती है, इसके बाद 74 स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। लेकिन ऐसे कार्यप्रणाली उसके अंतर्गत फिर संसद भी आ जाता है, तो संसद के कार्य, उसके सदस्यों का निर्वाचन, ये सब भाग 5 के अंतर्गत ही है। देखते हैं हम इनको। तो 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये अनुच्छेद को विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये भाग बड़ा भी है। जैसे भाग 1 के अंतर्गत 3 चीज़ बड़ी आसानी से हो जाएगी, भाग 2 के अंतर्गत बड़ी आसानी से आप नागरिकता को याद रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा डिटेल उनकी शक्तियों का प्रावधान भी दिया गया है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 52 के अंतर्गत याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। 56 राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय की होगी। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होगी। और 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है 58 के अंदर। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का अन्य चीज़ों हमने पढ़ा है, उसी प्रकार यहाँ पर राष्ट्रपति का सबसे पहले हम स्टार्ट करें, 58 के अंतर्गत है, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होंगी। 59 के बाद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। हमने पिछले क्लासेस में आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 60 के अंतर्गत है ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 के अंतर्गत है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्तियों की पदावधि। भारत का उपराष्ट्रपति 63 के अंतर्गत। 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी दोहरी भूमिका। भाग 5 के अंतर्गत है अनुच्छेद 65 से 70। 65 के तहत राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनका कर्तव्य को निर्वहन करना। 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि उपराष्ट्रपति के, और 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए है।
तो ये भी ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 69 है, 60 और 69 ये दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए हो गया है। 70 ये हमने क्वेश्चन आपसे पिछली क्लासेस में पूछा था कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो किस आर्टिकल के अंतर्गत उनका प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल नंबर 70, उन दोनों की अनुपस्थिति अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, तो वो संसद जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है और ऐसे में जो बहुमत द्वारा जो सिद्ध होगा, वरिष्ठ या जिसको भी राष्ट्रपति बनाना है उसको कुछ कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यानी जो डिसीजन बोले से उनके ऊपर डिपेंड कर दिया गया, दोनों यदि अनुपस्थित होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 70 भाग 5 के अंतर्गत ये अनुच्छेद नंबर 71 से 75 तक राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार आदि की शक्तियाँ, ये हमने पढ़ा था वीडियो के अंतर्गत। जिन्होंने ये वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो 1 से तो 100 तक के सभी अनुच्छेद की डिटेल क्लास हमने इसके पहले लिया है। जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है प्लेलिस्ट में, उसका नाम दिया है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हालांकि इसका हम नाम चेंज करने वाले हैं, संविधान ही रख देंगे क्योंकि हम पूरा संविधान ही पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। 72 कहता है क्षमता आदि के और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 के अंतर्गत है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किस प्रकार से होंगे। अनुच्छेद नंबर 76 से 80 के अंतर्गत संसद का गठन, और इसमें 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। ये क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास वीडियो के अंतर्गत पूछा था आपसे। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 के अंतर्गत संसद का गठन और 80 के अंतर्गत है राज्यसभा की संरचना। 80 के अंतर्गत राज्यसभा और 81 के अंतर्गत है लोकसभा। 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन भी किया जाएगा। संसद के सदस्यों की अवधि कितनी होगी, संसद के सदस्य के लिए आहारता 84 के अंतर्गत है। संसद सत्र और सत्रावसान और विघटन कैसे होगा 85 के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 86 कहता है सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, यानी प्रत्येक वर्ष में भी पहुंचाएंगे और पहली बार जब चुन करके आता है संसद का गठन होता है तब प्रथम राष्ट्रपति उनको संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद के सामूहिक रूप से दोनों सदन को बुला करके भी दे सकते हैं ये, और अलग अलग भी दे सकते हैं। 88 कहता है सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी के अधिकार, यानी महान्यायवादी और मंत्री दोनों ही सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। संसद के अधिकारी में है राज्यसभा तथा का सभापति और उपसभापति। 89 के अंतर्गत है। 90 के अंतर्गत है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाए जाना। सभापति के पद के कर्तव्य को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। यदि सभापति नहीं होगा तो उपसभापति आएगा, उपसभापति भी नहीं है तो कोई अन्य को जो है कि संसद निर्वाचित करेंगे और उन्हें सभापति बना देंगे कुछ समय के लिए। जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने के लिए कोई संकल्प विचार न तब उनका पीठासीन न होना, यानी उनके ऊपर संकल्प पत्र लागू हो चुका है और उस पर विचार चल रहा है तो वो उस एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो सदस्य के रूप में भाग लेंगे ना कि सभापति या उपसभापति के रूप में। आर्टिकल नंबर 93 से 100 तक जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यप्रणाली है। (93) कहता है लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना लोकसभा के लिए है, अभी इसके पहले राज्यसभा में पढ़ा था। 95 के अंतर्गत है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, जिस प्रकार राज्यसभा के लिए उसी प्रकार लोकसभा में भी निर्धारण किया गया है। लेकिन आर्टिकल नंबर 96 है जब
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये लोकसभा के लिए लागू होता है। 97 है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ये समय समय पर जो भी विधि द्वारा निर्धारित होंगे वो उनको भत्ते दिए जाएंगे। संसद का सचिवालय, दोनों का एक अलग अलग सचिवालय होगा। कार्यप्रणाली एक सामूहिक रूप से हो सकती है, लेकिन दोनों के सचिवालय अलग अलग होंगे, राज्यसभा की लोकसभा की। 99 के अंतर्गत है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, और 100 के अंतर्गत है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्यों की शक्ति और उनकी गणपूर्ति यदि पूर्ण सदस्य सभी नहीं हैं और या उपस्थित हैं और बाद में पाया गया कि ये वोट देने का अधिकार नहीं था, तब भी वो विधि मान्य होगी जो उस समय बनाएगी। तो ये है हमारे 1 से 100 तक के अनुच्छेद। तो आशा करते हैं आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो, समझ में भी आया होगा। एक बार हमने इसको रिवाइज़ किया। हम इसका टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को तैयार करना और फिर उस बेसिस पर डिज़ाइन करना ताकि आपको उसका पूरा फ़ायदा एग्ज़ाम्स में मिले। तो ये 100 तक के हमारे अनुच्छेद थे। आगे के अनुच्छेद हम नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत स्टार्ट करने वाले हैं 101 से, जिसके अंतर्गत आगे के हम अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं।